हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौम्या द्विवेदी स्वागत करती हूँ आपका चंद्रा क्लासेस में। सर ये पूरा कह रहे डोर पूरा। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे थे। और विटामिन्स के बारे में आपने पिछले 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाया था विटामिन्स होता क्या है ना। विटामिन्स की खोज किसने की थी और विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं, कि विटामिन्स होता क्या है। तो आपको पता है कि विटामिन्स क्या होता है। ये हमारी जो शारीरिक वृद्धि होता है इसके लिए आवश्यक होता है, और ये हमारी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उसका क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, ठीक है। ये होता है हमारा विटामिन्स, ठीक है। इसकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, मगर ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। जो मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो हमारी बॉडी की जो चयापचय की जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्या होंगी, वो अवरुद्ध हो जाएंगी, है ना। इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कम ही मात्रा में लेकिन विटामिन्स को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करें, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा। विटामिन्स किसे कहते हैं, ये तो हुई विटामिन्स किसे कहते हैं। ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हैं। जो बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की है या आज न्यू बच्चे हैं, तो वो जो है आप पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए। उससे आपको विटामिन्स की जितनी बातें हैं, इंट्रोडक्शन उसका, वो समझ में आ जाएगा। तो आगे की चीज़ें भी आपको कंटिन्यूसली जो है समझ में आने लगेंगी। ओके, तो हमने बात की थी कि विटामिन्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन्स शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन्स के टाइप्स मैंने बताया था कि विटामिन्स के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स कौन सा होता है, तो विटामिन्स का जो सबसे पहला टाइप होता है वो कौन सा होता है, जल में घुलनशील, राइट। और एक टाइप कौन सा होता है, वसा में घुलनशील। क्लियर। तो मैंने ये बताया था आपको कि जल में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन्स है वो उसमें कौन कौन से दो विटामिन्स आएंगे, एक विटामिन बी आएगा और एक विटामिन सी आएगा, ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से आएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन्स ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा और के आएगा। क्लियर। तो ये जो टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं, विटामिन्स के जो टाइप्स हैं वो इस टाइप के हैं कि वो मैंने बताया आपको कि एक तो आपको जल में है, एक तो वसा में है। ये बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी कि दो टाइप्स के होते हैं जनरली विटामिन्स, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, और मैंने ये बताया था कि इन्हें हम जल में घुले हुए विटामिन्स क्यों कहते हैं। तो आपको पता है कि क्योंकि ये यूरिन या हमारे पसीने के माध्यम से क्या होता है, हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जो है इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इसका संश्लेषण बॉडी में नहीं होता है। किसका संश्लेषण बॉडी में होता है, जो वसा में पाए जाने वाले विटामिन्स हैं, जैसे ए है, डी है, ई है और के है। इसका जो है हमारे शरीर में क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्लियर। इसीलिए जो है हम इसको बोलते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। इसकी मात्रा भी आवश्यक होती है, मगर उतनी आवश्यक नहीं होती जितनी बी एंड सी, यानी बी एंड सी की जो विटामिन हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बहुत आवश्यक मतलब इनकी मात्रा, इसके जो गुण हैं और इसकी कमी से जो डिफिशेंसीज हो जाती हैं, तो जितने भी आपको इसको लेना इसीलिए जो है पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी होता है, ठीक है, जितनी मात्रा निर्धारित की गई है। क्लियर। तो यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी और हम आगे बढ़ चुके थे। मतलब विटामिन्स बी के बारे में अभी हद तक हमने चर्चा की है कि विटामिन्स बी जो है, मैंने बताया था कि विटामिन्स बी का जो नाम है उसको क्या कहते हैं, उसको थायमिन कहते हैं, है ना। मैंने इस बारे में चर्चा की थी, थायमिन कहते हैं। थायमिन क्या होता है और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, वो टकाटी नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, टकाटी नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा था कि जो भी आपके बेरी बेरी रोग से पीड़ित लोग हैं, जो भी बेरी बेरी रोग से उसको उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रोटी की जगह जो चावल है वो यूज़ करने को बोला, ठीक है। और
तभी उन्होंने खोजा कि जो मोस्टली वो चावल, मोस्टली नहीं, वो चावल का चावल जो पूरे मतलब उसका जो ऊपरी परत है वो निकाला ना गया हो, वैसे वाले चावल, ठीक है, वो उन्होंने बेरी बेरी रोग के जो मरीज़ थे उसको उन्होंने दिया, और उन्होंने देखा कि जो है इससे जो है इनके में इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो बेरी बेरी रोग है वो जो है ठीक हो रहा है, ठीक है। तब से जो है इसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका नाम इन्होंने दिया थायमिन। विटामिन बी का नाम इन्होंने क्या दिया, थायमिन। और ये किन देशों में पाया जाता है, जापान, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे चावल खाने वाले अलग, जहाँ पे चावल खाने वाले लोग हैं वहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। क्यों? सॉरी, क्योंकि जो चावल खाने वाले लोग हैं, जो चावल खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो चावल को इतनी अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं कि जो ऊपरी परत है उनका, वो क्या होता है, वो निकल जाता है, ठीक है। जब वो निकल जाएगा तो जिसमें थायमिन पाया जा रहा है वही निकल जा रहा है, जिसके कारण आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि ये जो बेरी बेरी रोग है ये भी 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स का होता है? तो मैंने बताया था कि सबसे जो पहला टाइप होता है वो जो है आपका आर्द्र बेरी बेरी होता है ना। आर्द्र बेरी बेरी यानी कि वेट बेरी बेरी, बेरी बेरी यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें पानी भर जाता है और जिससे सूजन आ जाती है ना, और इसी कारण ओडीमा रोग हो जाता है। क्लियर? इसको क्या कहते हैं, इसको आर्द्र बेरी बेरी कहते हैं। फिर शुष्क बेरी बेरी आया आपका सेकंड आपका। तो शुष्क बेरी बेरी में क्या होता है, आपको पॉलीन्यूट्रिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण आपको पॉलीन्यूट्रिस रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कौन सा हुआ, शुष्क बेरी बेरी हुआ, ठीक है। लास्ट आपका आता है बाल बेरी बेरी। बाल बेरी बेरी का मतलब क्या होता है कि ये जो है बच्चों में मैक्सिमम रूप से पाया जाता है, इसलिए हम इसका नाम क्या दे देते हैं, बाल बेरी बेरी। फाइन, नेक्स्ट। तो आपने ये जैसे कि देखा कि बाल बेरी बेरी ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे थे, जो कि आज के बारे में हमको चर्चा करनी थी, कि विटामिन्स जो बी होता है उसका कार्य क्या होता है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला जो आपका कार्य होता है, जो विटामिन्स किसका, विटामिन बी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, कि आपको पता है कि जो ये सबसे पहला कार्य क्या क्या करता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स की ये चयापचय में ये हेल्प करता है। क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके चयापचय में, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रही हूँ मैं, चावल में क्या पाया जाता है, मोस्टली आपके स्टार्च पाया जाता है। और ये स्टार्च होता क्या है, हमने पहले लेक्चर कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि स्टार्च है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखिए, जो आपका थायमिन है वो किससे रिलेटेड है, आपके चावल से कहीं ना कहीं, क्योंकि चावल के ऊपरी परत पे ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसको जो है हम क्या कहते हैं, स्टार्च को, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि चावल में हमारे पाया जा रहा है। क्लियर? तो ये जो थायमिन क्या करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के को पचाने में, कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय नहीं हो पाएगा, हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो परमानेंट हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, और इससे जो है क्या होगा, हमारा जैसे कि बेरी बेरी रोग है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले इसका क्या कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ये चयापचय में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है, तो ये ध्यान दीजिए कि आपको मैंने पहले आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स में, तो एक था आपको ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्रिया थी जो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में, मेटाबॉलिज्म में मैंने इसको बताया था। इसमें क्या बताया था मैंने, कि कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण हो रहा है, पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है। पिछले के लेक्चर में आप जाकर देखिए, उसमें लिखाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स में कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स से आपका किसका निर्माण हो रहा है, पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है। फाइन। तो यही है कि जब कार्बोहाइड्रेट से आपके पायरुविक एसिड का ये एक मध्यवर्ती क्रिया होती है, पायरुविक एसिड का निर्माण, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये क्या करता है, थायमिन इसको जो है
एसीटेट में चेंज कर देता है। पायरुविक एसिड को किस में चेंज कर देता है? एसीटेट में चेंज कर देता है। और जैसे ही वो एसीटेट में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, आगे की क्रिया में हमारे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या हो रही है क्रिया देख लीजिए। सबसे पहले हमारा CHO यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण हो रहा है? आपके पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण हो रहा है? आपके पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड को ये किस में चेंज कर देता है? आपका एसीटेट में। पायरुविक एसिड को किस में चेंज कर देता है? ये एसीटेट में आपके चेंज कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये आप देख रहे हैं कि एसीटेट में चेंज कर रहा है, तो हमारी जो आगे की क्रिया है, तो हम किसका निर्माण कर रहा है ये? तो ये निर्माण कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। CHO से हमारा क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप जानते हैं कि क्या होती है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीव करते हैं। ठीक है, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है क्या होता है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। क्लियर? तो ये क्रिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कार्बोहाइड्रेट से क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट से क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये क्या करता है, आपका जो आपका थाइमीन होता है, थाइमीन आपका क्या करता है? ये पायरुविक एसिड को एसीटेट में चेंज करने का कार्य कर रहा है। ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य कौन कर रहा है? हमारा थाइमीन कर रहा है, यानी कि आपका विटामिन B1 कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और जब यही क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निर्माण नहीं होगा। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा क्या बना? कार्बोहाइड्रेट से हमारा पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड से जो है क्या बना? हमारा एसीटेट बना। और इसके में जो है किसने हेल्प की? थाइमीन से। तो ये कार्य कौन कर रहा है? आपका थाइमीन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? ये रिएक्शन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए समझने के तौर पे कि कार्बोहाइड्रेट्स का ये क्या कर रहे हैं? चयापचय में हेल्प कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमारे किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो क्रिया हो रही है, पायरुविक एसिड जो कार्बोहाइड्रेट से आपका पायरुविक एसिड बन रहा है, और पायरुविक एसिड से आपका क्या बन रहा है? आपका एसीटेट बन रहा है। फाइन। और जब ये एसीटेट बन रहा है तो क्या होता है ये? तो जब ये आपका एसीटेट बन रहा है तो आपका जो क्या हुआ, ये एसीटेट जो आपका बन रहा है वो किसके हेल्प से बन रहा है? तो ये थाइमिन की हेल्प से बन रहा है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये तो आपका पहला कार्य हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में हेल्प करता है। किस तरह से करता है? इस रिएक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई।
अब जो नेक्स्ट बात आती है आपकी, नेक्स्ट बात कौन सी आती है? तो नेक्स्ट बात जो आती है आपकी वो कौन सी आती है कि ये क्या करता है, आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसको जो है ये क्या करता है, इस जो नर्वस सिस्टम जो कार्य करता है तो उसके लिए जो थायमिन की उपस्थिति होती है बहुत ही अनिवार्य होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्क ये कर रहा है, ठीक है। आपने अभी इससे पहले इस बेरी बेरी में आपने पढ़ा था कि शुष्क बेरी बेरी मतलब इससे क्या हो जाता है, पॉलीन्यूट्रिस रोग हो जाता है, यानी तंत्रिका अगर शुष्क जो है बेरी बेरी हो गया तो आप क्या होगा कि ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, इसी कारण इसको पॉलीन्यूट्रिस रोग हो जाता है ना। तो हमारे वही जो इसका कार्य है वही क्या बता रहा है कि ये तंत्रिका तंत्र को भली भांति कार्य करने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्क हैं इसके, लेकिन मोस्टली 2 वर्क हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के उसमें किसमें, मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, तो क्या होगा आपका थायमीन होगा, राइट। चलिए ये तो हो गई इसके कार्य की बातें, हाँ। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट आता है क्या, आपको अगर कार्य लिखना है तो लिख लीजिए, उसी के आगे कार्बोहाइड्रेट से किस क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, पायरुविक एसिड का आपका निर्माण हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, यह क्या करता है, जो आपका पायरुविक एसिड है वो एसीटेट में चेंज कर देता है, एसीटेट में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है, चयापचय में मदद करता है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि इससे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसका पहला कार्य है, ठीक है।
तो आप इतनी सारी बातें इसको नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो क्या है आपका, मैंने बताया ये क्या करता है, आपकी तंत्रिका को भली भांति कार्य करने में ये उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए। तंत्रिका तंत्र की तो ये है तंत्रिका तंत्र को भली भांति कार्य करने में क्या है, इसकी उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। ये दो कार्य हैं इसके, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही कार्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। आप एक नोट करके लिख लीजिए, नोट। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से ये क्या होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। खाने का सोडा आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ की उपस्थिति से जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नोट करके लिया। स्रोत लिख लीजिए, किस में पाया जा रहा है ये, अनाज, दाल, ठीक है, या सूखा मेवा, है ना। तो स्रोत किस में है आपके, ये है, ठीक है। ये आपके स्रोत हैं, इनमें हमारा थायमिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विटामिन B2, हेडिंग डालिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। देखिए नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम्स में आपके पूछा जाता है। विटामिन B2 का नाम, विटामिन B3 का नाम, ये नाम आपके मुख्य तौर से इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा आप इसको याद करके पूरा रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, विटामिन B2, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि जो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये भी आप जान लीजिए, इसको हम एक और नाम से भी, या करके आप विटामिन G लिख दीजिए, विटामिन G।
वैसे मैक्सिमम तो यही पूछा जाता है। बाय द वे अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो विटामिन जी का नाम भी लिख सकता है। तो ये विटामिन जी हम किसे कहते हैं? विटामिन B2 को कहते हैं। क्लियर? तो विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज है वो किसने की थी? वो 1932 में वॉल्फ और क्रिश्चियन नामक साइंटिस्ट ने। कौन? वॉल्फ और क्रिश्चियंस, ठीक है। किस कब की थी? 1932 में। किसने की थी? वॉल्फ और क्रिश्चियंस। किसने की थी? वॉल्फ और क्रिश्चियन नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। तो वॉल्फ और क्रिश्चियन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। तो 1932 में किसने की थी? वॉल्फ और क्रिश्चियन नामक साइंटिस्ट ने की थी इसकी खोज। क्लियर? और क्या? और कहाँ खोज की थी? आपको ईस्ट, आपने नाम सुना होगा खमीर। क्या? खमीर। खमीर से उन्होंने क्या किया था? आपके जो हल्के नारंगी पीले रंग का जो पदार्थ है उसमें से निकाल के इसकी खोज की थी। प्रश्न देखिए आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से इसकी खोज की थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी खोज जो है खोज जो है कहाँ की थी, इन दोनों साइंटिस्टों ने ईस्ट के नारंगी पीले रंग के पदार्थ को निकाल के, ठीक है, नारंगी पीले रंग का एक पदार्थ होता है, उसमें उन्होंने देखा कि किसकी मात्रा पाई जा रही है? तो विटामिन B2 की मात्रा पाई जा रही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। नाइनटीन 1932 में वॉल्फ और क्रिश्चियन ने ईस्ट में से पदार्थ को निकाल के क्या लिखा? 1930 वॉल्फ और क्रिश्चियन ने नारंगी पीले रंग के पदार्थ को निकालकर इसकी खोज की, ठीक है। तो क्या हुआ? नारंगी पीले रंग के पदार्थ को निकाल के किसके, देखिए रेडनिंग अगर आपको थोड़े से मेरे ऊपर नीचे हो जा रही है, लेकिन मैं जो समझा दे रही हूँ एग्जैक्ट पॉइंट यही चीज़ उसमें लिखा है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्लियरली बता दिया कि 1932 ईस्वी में वॉल्फ और क्रिश्चियन नामक साइंटिस्ट ने ईस्ट में से नारंगी पीले पदार्थ को निकाला और जिसमें से इसकी जो है क्या हुई, इसकी इन्होंने क्या की, इसको खोज की थी, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और देखिए इसकी जो और मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता मतलब इसके बारे में जो है, एक्सक्यूज मी, और क्या था?
और ये क्या राइबोफ्लाविन के बारे में और क्या बताया था कि ये जो है प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं कि अस्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। उत्तर होगा आपका स्थिर अवस्था में। तो लिखिए ये क्या होता है, ये प्रकृति में क्या होता है, ये स्थिर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है राइबोफ्लाविन के बारे में कि ये किससे नष्ट हो जाता है। अगर राइबोफ्लाविन में अगर पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश से कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है, तो आगे भी विटामिन्स हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में जो है आप समझ जाइए कि अगर जो है एक विटामिन्स दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली अगर दो में पाए जा रहे हैं, दो आपके सूर्य के प्रकाश से अगर दो नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें से एक देगा एक नहीं देगा। ठीक है, तो उसमें से आप अपनी समझ के अनुसार से आप टिक लगा लेंगे कि कौन सा आपका सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो रहा है, कौन सा सूर्य के प्रकाश में नष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें तो आई होप आपको क्लियर होंगी। क्लियर? तो देखिए यह सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी कि ये सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं। तो लिख लीजिए कमी से होने वाले रोग। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कमी से कौन सा रोग हो जाता है? होठ के जो आपके किनारे किनारे होठ की पपड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, फटने लगती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चिलोसिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है चिलोसिस जो है किस कारण होता है, तो आपका क्या होगा, ये विटामिन बी टू के कमी से होगा। पिछले ईयर्स के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट करके या इम्पोर्टेंट करके किसी भी तरह से आप इसको एक जो है आप अलग से आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। चलिए, कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो आपका चिलोसिस है। क्या है? चिलोसिस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि होठों के किनारे फटने लगते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये चिलोसिस लिखा है, इसको आप लोग समझिया है चिलोसिस। ठीक है, मैं इतनी बातें भी बता दे रही हूँ कि चिलोसिस लिखा हुआ है, राइट। और क्या है, राइबोफ्लाविन की जो कमी होती है उससे एक और चीज़ हो जाता है, ए राइबोफ्लाविन। क्या होता है? और जो रोग है वो क्या है? ए राइबोफ्लाविन। ए राइबोफ्लाविन मतलब क्या होता है? ए राइबोफ्लाविन का मतलब ये होता है कि आपका जो क्या है, आपका जो राइबोफ्लाविन है उसकी जो है अनुपस्थिति पाई जा रही है। ए मतलब क्या? अनुपस्थिति। कहीं पे भी आपका ए लग जाता है तो क्या मतलब होता है? वो अनुपस्थित है। आप ऐसे समझ लीजिए एब्सेंट, प्रेजेंट। तो एब्सेंट का मतलब क्या होता है? उपस्थित। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। ए राइबोफ्लाविन मतलब क्या होगा कि ये राइबोफ्लाविन उपस्थित नहीं है ना। तो राइबोफ्लाविन की कमी से आप लिख लीजिए। ठीक है,
कमी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ए राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा? नेक्स्ट आप देख लीजिए कि इसके स्रोत कौन से हैं। हेडिंग डालिए, स्रोत किसमें ये पाया जा रहा है? आपका सूखा खमीर इसमें पाया जा रहा है। इसके अलावा ये जंतुओं व जंतुओं के किस में पाया जाता है? ठीक है, तो यही है स्रोत आपका कि ये किस में पाया जा रहा है? जंतुओं के यकृत में पाया जा रहा है और सूखे खमीर में पाया जा रहा है। ठीक है, विटामिन B2 से जितने भी आपके LT हुआ या आपका TGT हुआ है ना, इन सब में जो है आपका इतना ही ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, दोहराए गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको देख लीजिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा साथ में। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो होता है आपका क्या होता है कि आपका जो विटामिन्स B3 है, क्या है? विटामिन्स B3। हेडिंग डाल लीजिए, विटामिन्स B3। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नियासिन कहते हैं या हम निकोटिनएमाइड कहते हैं। ये इसका नाम है। अगर पूछा जाएगा कि विटामिन B3 का क्यों क्या कहते हैं, तो विटामिन B3 का जो नाम है आपका नियासिन या निकोटिनएमाइड, निकोटेनिक, या इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एक और नाम आप लिख लीजिए, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। निकोटिनिक एसिड। ठीक है, तो इसको किस नाम से जान रहे हैं हम? नियासिन, निकोटिनमाइड और निकोटिनिक एसिड। क्लियर? तो अब आपने ये सारी चीज़ें देखी। विटामिन्स B3 जो है, विटामिन्स B3 को क्या कहा जा रहा है, ये नाम आपका बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट करके हर नाम को लिख लीजिएगा। विटामिन B3 की अगर हम बात करें तो अगर आपसे ये पूछता है कि किस रूप में रहते हैं, तो एमाइड के रूप में रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? निकोटिन एमाइड कहते हैं। ठीक है, और जो है आप इस रोग की खोज कैसे हुई थी? इस रोग की खोज जो होती है वो आपको पता है, ये पैलेग्रा रोग है। जब पैलेग्रा रोग हुआ तो जब पैलेग्रा रोग हुआ तभी इस विटामिन्स की खोज हुई, यानी विटामिन्स B3 को खोजा गया कि किसकी कमी से हो रहा है ये पैलेग्रा रोग। तो ये विटामिन B3 के उससे विटामिन्स पैलेग्रा में जो है क्या होता है, आपके जो स्किन्स है उसका क्या हो जाता है, उसका जो कलर होता है वो आपका
मतलब भद्दा टाइप का हो जाता है। आपके जो आपकी स्किन्स की जो रंगत है, जो आपका मतलब काफ़ी जो है क्या कहते हैं उसको कि झाई, है ना? तो झाई टाइप में पड़ जाता है, भद्दा हो जाता है कलर इसकी कमी से। और क्या हो जाता है इसमें, मस्तिष्क में विकार हो जाता है। क्या हो जाता है? मस्तिष्क में विकार हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि, लिखिए आप लोग कि, या ये है, इसको तो कहते ही हैं, तो मैं इसको अलग से लिखवाऊँ। देखिए बच्चों, यही चीज़ आपको, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसको अलग से लिखवा ही देती हूँ। इसे नियसन निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इस विटामिन की खोज पैलेग्रा रोग के निदान के लिए खोजते हुए हुई थी। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को आप क्लियर हो रही होंगी कि विटामिन B3 जो है ये पैलेग्रा रोग और के कारण इसका जो है खोज हुआ था। और इसको क्या क्या कहते हैं जो मुख्य तौर से इम्पोर्टेंट है, निकोटिनिक इसको नियासिन, निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और क्या नेक्स्ट है? नेक्स्ट आपका है कि इसकी कमी से क्या हो जाता है? चेहरा क्या हो जाता है आपका? भद्दा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, आपका जो चेहरा होता है, स्किन्स होती है, वो क्या हो जाती है? भद्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा मस्तिष्क में विकार हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? चेहरा भद्दा हो जाता है। ठीक है, और इससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और हम जो है, इससे क्या होता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। आप लिख लीजिए आगे, इसकी कमी से मृत्यु भी
हो सक इसकी कमी से क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और नियासिन को एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, D4 कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। इसे D4 के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि D4, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, D4 जो है जो आपका होता है वो किस विटामिन्स को कहते हैं, तो विटामिन्स आपका B3 आ जाएगा, यानी कि नियासिन्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए, ये D4 कहते किसे हैं आप ये जान लीजिए। D4 में क्या आएगा, पहला जो आपका आएगा डायरिया आएगा, क्या आ जाएगा, डायरिया। दूसरा डर्मेटाइटिस, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, डर्मेटाइटिस, ठीक है। डायरिया मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, डर्मेटाइटिस आपके स्किन से रिलेटेड रोग हो जाता है। और थर्ड आपका क्या आ जाएगा, डिमेंशिया आ जाएगा। लास्ट वन आएगा आपका डेथ। आप इसमें क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं, आप इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो है आपका डी आपका आ रहा है, क्लियर। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ, ठीक है। कौन कौन सा आएगा आपका, डायरिया आएगा, डर्मेटाइटिस आएगा, डिमेंशिया आएगा और डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको D4 नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा कर देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि D4 नियंत्रण में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुख्य तौर से क्या पूछता है कि जो आपका विटामिन B3 है इसको किस नाम से हम जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही उठेगा, ठीक है। दूसरा कि हम किस विटामिन्स को D4 कहते हैं, तो D4 हम किस विटामिन्स को कह रहे हैं, तो D4 जो है हम, ये आपका है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ, ठीक है, इन्हें हम कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न मैं बता रही थी कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, हाँ, विटामिन्स B3 को क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ये याद रखिए। फिर इसकी खोज अगर किसी साइंटिस्ट ने की थी तो किसने की थी, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा नाम है तो वो भी आप लोग ध्यान दीजिए। किन स्रोत जो है ये किन किन स्रोतों में पाया जा रहा है ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्लियर। तो इतनी बातें आप लोग एक याद ही रखिए, ठीक है। और भी जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना, याद करना ही करना है, लेकिन मुख्य तौर से आप रेड निशान इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा।
सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। तो नेक्स्ट आपका क्या हम बताएंगे, आगे आपकी क्लास में आपका क्या रहेगा, आगे आपकी जो क्लास होगी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके कार्य के बारे में, इसके स्रोत के बारे में, और विटामिन्स की और जो प्रकार होते हैं उसके बारे में, विटामिन बी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप पीछे के जितने भी लेक्चर हैं उसको आप पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, जितना भी समझाया है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना जो है इसके आप कुछ भी जो है नहीं पकड़ सकते, कुछ भी आप जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, डमाडोल हो जाएगा। इसलिए पहले से जो है आप उसको समझ के अच्छे से आइएगा। समझ के मतलब जितना मैंने आपको समझाया है उस चीज़ को एक बार फिर से आप रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, तभी आपको जो है नेक्स्ट जो आगे की चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी। क्लियर? तो चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा।